वितान भाग 2 से प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी की रचना आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों यह बहुत लंबी कहानी है, इसलिए इस पाठ को हम संक्षिप्त में सारांश रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी सिल्वर वेडिंग में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है। इस कहानी में पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाज के सामने रखा गया है। पीढ़ी अंतराल का अर्थ है दो पीढ़ियों के बीच का अंतर। अलग अलग समय पर जन्मे लोगों की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर होता है, जो कभी कभी दो पीढ़ियों में मतभेद और संघर्ष का कारण बन जाता है। समय के साथ लोगों के विचार बदलते रहते हैं और उनमें मतभेद बढ़ते रहते हैं। जिन लोगों का जन्म हमसे 10 साल पहले हुआ है, उनका रहन सहन हमसे बहुत भिन्न है। दो पीढ़ियां एक दूसरे से सामाजिक और नैतिक माहौल में अलग होती है। पीढ़ियों के बीच में बहुत से अंतर होते हैं। जो लोग पुराने समय के होते हैं वे पुराने ख्यालों के होते हैं और परंपरावादी होते हैं, साथ ही साथ समाज से बंधे भी होते हैं। जबकि नई पीढ़ी खुले विचारों की होती है, वह समाज की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती है। पहनावे और खान पान में भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। नई पीढ़ी तकनीक और विज्ञान का प्रयोग करती है, जबकि पुरानी पीढ़ी अपने दिमाग का प्रयोग करती है। आज देखने में मिलता है कि पीढ़ी अंतराल के कारण अक्सर सबके माता पिता से वाद विवाद होते रहते हैं। घर परिवार आज टूटने लगा है। एक अनबन सी वातावरण परिवार में बन जाती है। यह पीढ़ियों का अंतर हमारे रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। प्रस्तुत कहानी में पीढ़ी अंतराल की इन्हीं समस्याओं को फोकस किया गया है और साथ ही साथ आज के घटते हुए मानवीय मूल्यों का भी वर्णन है। मानवीय मूल्यों का आज पतन हो रहा है, इस पर भी चर्चा किया गया है। और साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति में हम आज किस तरह से ढलते जा रहे हैं, आधुनिक युवा पीढ़ी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कितना अधिक हो रहा है, इन सभी बातों पर यहाँ पर चर्चा किया गया इस कहानी में। इस कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू वैडिपंत, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं और एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। पुरानी परंपरा और रीति रिवाज को मानने वाले हैं वो। आधुनिकता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी पात्र उनकी पत्नी है, जो थी तो पहले यशोधर बाबू जैसे ही उनका व्यवहार, लेकिन समय के साथ वह भी आधुनिक हो गई है। उनके 3 लड़के व 1 लड़की हैं। बड़ा लड़का भूषण एक विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये वेतन पर काम करता है। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। और उनकी लड़की, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है, वह शादी के कई प्रस्ताव ठुकरा चुकी है। कई प्रस्ताव आए हैं शादी के, लेकिन वो सभी प्रस्ताव ठुकरा चुकी है, शादी करना नहीं चाहती हैं और बीच बीच में अमेरिका जाने की धमकी भी अपने परिवार वालों को, अपने पिताजी को देती रहती है। इस तरह यशोधर बाबू का पूरा परिवार आधुनिक है। उनका पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, घर, हर दृष्टि से आधुनिकता के रंग में रंगा हुआ यशोधर बाबू जी का परिवार है, सिवाय यशोधर बाबू को छोड़कर। उनकी पत्नी भी बुढ़ापे में भी बगैर बाह की ब्लाउज पहनती थी, ऊंची हील की सैंडल पहनती थी, होठों में लिपस्टिक लगाती है। ऐसे अनेक कार्य जो आधुनिक बनने के लिए जरूरी थे, वो सब करती है। लड़की भी बहुत मॉडर्न थी, वह भी जीन्स और बगैर बाह की टॉप पहनती है। यह सब यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, अर्थात सब गलत लगता है। समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू जी कई बार पुनरावृत्ति करते हैं। जब भी उनको कुछ गलत लगता है या गलत देखते हैं, वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। यह तकिया कलाम उनके शब्द हैं। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व गुरु जैसा था। एक और महत्वपूर्ण पात्र इस कहानी में है किशनदा, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गाँव से दिल्ली आए थे, तब किशनदा ने उन्हें अपने यहाँ पहले मेस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में साथ दिया। किशनदा ने
विवाह नहीं किया था। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू उनके बिरादर में उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी। अर्थात सही कारण किसी को पता ही नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर चलते रहे। कहानी की शुरुआत यशोधर बाबू जी के दफ्तर से होती है। वे एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। कार्यालय में निर्धारित समय तक सेवा देने की वे आदी हैं। अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह करते हुए वे सहकर्मियों से, अपने सहकर्मी हैं उनके साथ जो नीचे के कर्मचारी हैं, हल्का फुल्का उनके साथ तो मजाक भी करते थे। दफ्तर से निकलते समय दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी में 5:25 हो रहा था। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम वो रेडियो समाचार से मिलाते थे, इसलिए दफ्तर की घड़ी को ही वो सुस्त ठहराया और कहा कि यह घड़ी भी आप लोगों जैसे सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने पंत जी से बदतमीजी की और बदतमीजी करते हुए कहते हैं कि बड़े बाऊ, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है कि नहीं? पंत जी चड्डा की धृष्टता को अनदेखा करते हैं और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा बोलता है कि बाबा, आदम की ज़माने की यह घड़ी है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि यह घड़ी बहुत पुरानी हो गई है, अब आपको कोई डिजिटल नया घड़ी जापानी ले लेना चाहिए, सस्ती मिलती है। इस प्रकार से उनके साथ धृष्टता करते हैं। यह घड़ी मुझे, वो कहते हैं कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। फिर मेनन ने पूछता है, आपकी शादी कब हुई थी? मेनन उनके अधीनस्थ वहाँ पर रहने वाले कर्मचारी हैं। यशोधर बाबू कहते हैं 6 फरवरी 1947 को। मेनन फौरन हिसाब लगाते हैं और यह कहते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आपको शादी की आज सिल्वर वेडिंग है, आज 25 साल पूरे हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार से बधाई देते हैं और बधाई देने के बाद उनसे पार्टी के लिए भी निवेदन करते हैं कि आपको पार्टी देना चाहिए, आज आपकी रजत जयंती है आज। तो यशोधर बाबू मुश्किल से 10 रुपया उनको देते हैं, लेकिन बार बार जिद करने पर 10 ऐसे कुल मिलाकर वो 30 रुपये देते हैं और वहाँ के कर्मचारी उनकी पार्टी मनाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले बिरला मंदिर जाते थे। वहाँ वे स्वयं ध्यान लगाते और प्रवचन सुनते। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते, जहाँ वे साग सब्जी खरीदते, लोगों से मिलते जुलते हुए घर की ओर प्रस्थान करते थे। पहले वे दफ्तर साइकिल में जाया करते थे, किंतु साइकिल पर जाना उनके परिवार वालों को अकड़ता था और स्कूटर लेने की हैसियत न होने के कारण वे अब पैदल ही जाते थे। दफ्तर से घर पहुँचते तक उनको रात के 8 बज जाते थे। इस प्रकार से घूमते फिरते यशोधर बाबू 5 साढ़े 5 बजे से निकलते थे तो 8 बजे पहुँचते थे। अपने दिनचर्या के अनुरूप एक दिन जब वे बिरला मंदिर जा रहे थे तब उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जहाँ कभी किशनदा रहा करते थे, जो उनके आदर्श थे और उन्हीं की पद चिन्हों पर यशोधर बाबू चलते थे। अब वहाँ बहुमंजिली इमारत बन गई है। यशोधर बाबू को पुरानी चीज़ें और पुराने लोग उनकी स्मृति भुलाना अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने उनके पद के अनुरूप मिलने वाले बड़े घर के ऑफर को ठुकरा कर अपने गोल मार्केट के पुराने सरकारी घर में ही रहना पसंद किया। इधर पिछले कुछ वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी बड़ी बातों में मतभेद होने लगा था। तब वे किशनदा को याद करते हुए सोचते हैं कि वे भी किशनदा की तरह शादी न करते तो अच्छा होता, अपना जीवन समाज को समर्पित कर देते। किंतु तभी स्मरण हो आता है कि सेवा निवृत्त होने के बाद किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। उन्हें उनके किसी साथी ने शरण न दी, उन्हें गांव जाकर रहना पड़ा। परिवार के अभाव में उनकी देखभाल अच्छी तरह ना हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वो किशनदा को याद करते रहते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक ना होकर भी बच्चों की वजह से मॉडर्न हो गई थी, अतः यशोधर बाबू ने सानेल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी
मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे, ऐसे अनेक प्रकार से उनका मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू कभी कभी मन में स्वीकार करते कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। डीडीए फ्लैट के लिए पैसा जमा न करके उन्होंने बहुत भूल की है, किंतु समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू को किशनदा की बातें ही सही लगती थी। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। इस प्रकार से वो किशनदा के विचारों में खो जाते थे। उस दिन मंदिर के प्रवचन सुनने में उनका मन नहीं लगा। हालांकि उम्र ढलने के साथ वे मंदिर जाना, संध्या पूजा और धार्मिक किताबें पढ़ना आरंभ कर दिए थे। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी का स्मरण हो आता, जो बीमार हैं। यशोधर बाबू अपने बहन की आर्थिक मदद करना चाहते थे। बच्चों से भी ऐसी मदद की उम्मीद रखते थे वो, किंतु कमाऊ बेटे ने इनकार कर दिया। उनके घर परिवार वालों को और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे कोई मतलब नहीं था, वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहते थे। यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पढ़कर जब नौकरी की तलाश में दिल्ली आए, तब से ही किशनदा के पच्चीनों पर चलने लगे। इस प्रकार से उनकी पत्नी भी रोज कहा करते थे, अपने बच्चों को वो बताती थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे उनका आदर करें और हर बात में उनसे सलाह लें, किंतु आधुनिक विचारधारा के बच्चों को यह सब बेकार लगता था, क्योंकि जो बात यशोधर नहीं जानते वह उनसे क्यों पूछे, इस प्रकार की उनकी भावना थी। उनका बेटा अपना वेतन यशोधर बाबू के हाथ में देता भी नहीं था, या उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। बेटा अपने वेतन से घर को भौतिक सुख सुविधा, टीवी, फ्रिज आदि से संवारने लगा। अब वह न केवल सामानों पर बल्कि उस क्वार्टर पर भी अपना हक जताने लगा, और ये सभी चीज़ें यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू टूटी फूटी सड़कों से होते हुए अपने घर के निकट पहुंचते ही अचंभित हो जाते हैं। वाईडी पंथ की तख्ती लगी होने के बावजूद उन्हें लगता है कि वे किसी गलत घर में पहुंच गए हैं। क्वार्टर के बाहर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ी थी। कुछ लोगों को विदा करते हुए उनकी पत्नी और बेटी बरामदे में खड़े थे। पत्नी के होठों की लाली और खिजाब तथा बेटी की पतलून और सैंडो वाली ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर लगने लगी पंत जी को। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू ने किसी तरह क्वार्टर में कदम रखने का साहस किया। अंदर पार्टी चल रही थी, उनके बच्चों के मित्र व रिश्तेदार जमा हुए थे। तभी बड़े बेटे ने झिड़क कर कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू के भांजे ने कहा, जब से आपका बेटा 1,500 महीना कमाने लगा है तब से। पुत्र भूषण अपने मित्रों और सहयोगियों से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हैं, और वाईडी पंथ होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ मिलाकर यह जताने की कोशिश करते कि वे भले ही संस्कारी कुमाऊनी ब्राह्मण हैं, पर विलायती रीति रिवाजों मतलब विदेशी रीति रिवाजों से भली भांति परिचित है। बच्चों ने केक काटने का जब आग्रह किया, तब यशोधर बाबू केक के सामने खड़े होकर कहने लगे, समहाउ इम्प्रॉपर, आई डोंट लाइक दिस। किसी तरह केक तो काट दिया, किंतु केक खाने से इनकार करते हुए कहा कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। भूषण के मित्र ने जब उन्हें लड्डू खिलाने का प्रयास किया तो वे राजी नहीं हुए और कहा कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। शाम की 15 मिनट की पूजा को उन्होंने लगभग 25 मिनट तक खींचा ताकि मेहमान चले जाएं। आज ध्यान लगाने पर उन्हें किशनदा दिखाई पड़े। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी लोग इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं। ऐसे वो खो गए उनके विचारों में। मेहमानों की जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। यह बच्चों को बिल्कुल पसंद न था। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। ये कौन भूले जा रहा है, कहते हैं वो।
बच्चों ने कहा, यह आपके लिए है। भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह आपके लिए है, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, आप अब फटा फुलोवर पहनकर ना जाएं दूध लेने के लिए। मतलब आप ऐसे ही फटे कपड़े पहनकर दूध लेने जाते हो, अब इस ऊनी गाउन को पहनकर आपको दूध लेने जाना है, अब इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटे की यह बात उन्हें चुभ गई। उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहने उनके अंदर किसनदास समा गए थे। बेटा उन्हें दूध लाने कह रहा है, यह नहीं कह रहा है कि वह स्वयं दूध ला दिया करेगा। इस बात से उनके आँख से आंसू निकल जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है, नई पीढ़ी और पुरातन पीढ़ी के बीच के संघर्ष को दर्शाती है कि ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो उस परिवार की स्थिति किस प्रकार से होती है और वहाँ का उस परिवार का माहौल किस प्रकार से अनबन सी हो जाती है और व्यक्ति घुटन महसूस करते लगता है। ऐसे अनेक बातों को वर्णन इस कहानी में है। प्रस्तुत कहानी में पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाज के सामने रखा गया है। अंतराल का कारण यह है कि पुरानी पीढ़ी नए बदलाव को समझना ही नहीं चाहती, स्वीकार करना तो दूर की बात है। पंत जी भी इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे दुनियादारी उनसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी वे पुराने विचारों में रहना अधिक पसंद करते हैं। रहन सहन, पहनावा, आपसी रिश्तेदारी, सभी यशोधर जी को अपने विचारों के कारण समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। इस पूरी कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दर्शाया गया है। इस अंतर को कम करने का एक ही तरीका है, बदलाव। पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी बदलाव करना चाहती है, वह संसार में अपने नियमों के साथ जीना चाहती है। नई पीढ़ी को भी पुराने विचारों को उसी सीमा तक बदलना चाहिए जिससे पुरानी पीढ़ी को दुख न हो और नई पीढ़ी पतन की ओर ना जाए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है।